नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस सिस्टम वाले चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन से हमेशा ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री पढ़ो या पॉलिटिकल पढ़ो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे भी पूरा फोकस रखना क्योंकि जो भी कोई एग्जामिनर एग्जाम बनाता है सबसे पहले वो एनसीईआरटी को उठाकर ही एग्जाम बनाता है। तो आज हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे और अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें आप। ठीक है, अगर आपने वीडियो चला ली तो इसको पहले देख लो, उसके बाद चैप्टर वाली वीडियोस पे जरूर जाना क्योंकि अगर आप चैप्टर वाली वीडियोस देख लोगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल टिप्स पे याद होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल डीप में आपको पढ़ा रखी हैं। तो आप पहले चैप्टर वाली वीडियोस देखें फिर क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो करें। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। करेक्ट बताना है हमें कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गई। बिल्कुल ठीक बात है भाई। पहला पॉइंट हम सबको पता है कि 1967 में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो है वो हार गई थी स्टेट में। मैंने अभी एक क्या लाइन बोली, हमें सबको पता है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी आपने तो दोबारा से चैप्टर देखो और फिर क्वेश्चन आंसर करना। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती यानी कि सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार बनी पर कई राज्यों में यानी कुछ स्टेट में क्या हुआ, विधानसभा के चुनाव वह हार गई। विधानसभा के चुनाव होते हैं स्टेट वाले, लोकसभा के होते हैं सेंटर वाले जिनमें कि पीएम चुना जाता है। तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में तो जीती थी पर कुछ राज्यों में हार गई थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, 1967 के चुनाव वाली बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ इलेक्शन थे हमारे देश के ये। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारी और विधानसभा के में भी। गलत भाई, हमने अभी पढ़ा है कि लोकसभा के चुनाव में जीती है और विधानसभा में भी कुछ जगह पे हारी है सिर्फ। तो दूसरा पॉइंट गलत। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, ये भी गलत, यहीं से हो गया। लोकसभा में बहुमत मिला है, अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी पीएम बनी, तो लोकसभा में बहुमत मिला, तो तीसरा भी गलत। फोर्थ पॉइंट, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा। देखो आपको ये पॉइंट सही लग रहा होगा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी सेंटर में आई, पर ये गलत क्यों है अब देखना। कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है भाई, सेंटर में किसकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, पर उसके बाद जो लिखा हुआ है उसका बहुमत भी बढ़ा। बहुमत का मतलब उसकी वोट भी बढ़ी। पहली बार ऐसा हुआ था 1967 में कि कांग्रेस की वोट घटी थी, बढ़ी नहीं थी, तभी तो वो विधानसभा के चुनाव हारी कुछ जगह पे, तो उसका बहुमत भी बढ़ा। ये वाली बात गलत है, इसीलिए फोर्थ पॉइंट भी गलत है क्योंकि उसका बहुमत घटा था। अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें तो बढ़ा नहीं था, घटा था, इसीलिए फोर्थ पॉइंट भी गलत। तो फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सही है हमारा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया कै। अब है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित का मेल करें यानी कि हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। पहला लिखा हुआ है सिंडिकेट, इसके आगे देखो क्या है, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए। अब बिल्कुल सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, अगर कोई आदमी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दल बदल, यानी उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। तो पहले वाला जो ये ऑप्शन है सिंडिकेट से तो मैच नहीं हो रहा, तो आगे देखेंगे हम कि किससे मैच हो रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा। तो मुहावरा होता है जो, वो क्या होता है, नारा होता है, एक ऐसा नारा जो कि जैसे आपने देखा होगा पार्टीज में भी जब इलेक्शन होते हैं तो नारे दिए जाते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा अभी मोदी जी ने नारा दिया था। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे नारे होते हैं हर बार पार्टी के इलेक्शंस में। तो जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है, और इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जो ग्रुप था उसने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये नारे भी आपसे पूछे जाएंगे कुछ जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। अब यही आपके इस क्वेश्चन में आ गया है कि नारा क्या होता है, तो इस नारे को हम मैच करेंगे दूसरे से। लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा, इसको किससे मैच करेंगे, इसे हम बोलते हैं नारा। नारा मुहावरे टाइप ही होता है ना। अब देखो तीसरा है, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। अगर कांग्रेस के खिलाफ कुछ पार्टियां अपना ग्रुप बना लें तो क्या कहलाएगा,
कांग्रेस का अपोजिशन, तो यही है, हिंदी में लिखा हुआ है गैर कांग्रेसवाद। तो तीसरे वाले को हम मिलाएंगे गैर कांग्रेसवाद से, यानी कि घ पॉइंट से हम मिला देंगे किसको, तीसरे वाले को। कांग्रेस के खिलाफ अगर आप अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का ग्रुप बना लेते हो तो वो क्या कहलाता है, गैर कांग्रेसवाद। अब देखो फोर्थ पॉइंट, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो पावरफुल नेताओं ने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया था, यानी कि 1969 में जब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी तो जो एक अलग से ग्रुप बना था पुराने नेताओं का, उसे क्या कहते थे, सिंडिकेट कहते थे, और उसका दूसरा नाम था कांग्रेस ओ। तो फोर्थ वाला पॉइंट मिलेगा कै ऑप्शन से, जहां पहले लिखा हुआ था सिंडिकेट, तो फोर्थ हमें मैच करना है सिंडिकेट से। सिंडिकेट एक ऐसा ग्रुप था जो कि कांग्रेस के अंदर ही था, यानी पुरानी कांग्रेस थी वो, और ताकतवर और प्रभावशाली नेता, यानी कि जो नेहरू के टाइम पे कभी मंत्री रहे होंगे उन नेताओं का एक ग्रुप था, ठीक है। और नए वाली जो थी वो इंदिरा गांधी की बनाई हुई थी। तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह क्या कहलाता है, सिंडिकेट। तो फोर्थ वाला मिलेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन से। तो पहला देखो, अभी इधर उत्तर भी लिखे हुए हैं नीचे, सिंडिकेट ऑप्शन नंबर 4 से मैच करना है हमें। दूसरा, दल बदल, वही जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कोई आदमी चला जाए तो वो दल बदल है। तीसरा, नारा, नारा क्या होता है, एक मुहावरा टाइप चीज होती है जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद है गैर कांग्रेसवाद, जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ पार्टियां इकट्ठी होकर अपना एक ग्रुप बना लें तो वो क्या कहलाता है, गैर कांग्रेसवाद। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमें नारे बताने हैं कि कौन सा नारा किसने दिया। पहला नारा है जय जवान जय किसान। 1965 में जब लड़ाई हुई थी तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। उसके बाद दूसरा है इंदिरा हटाओ, ये नारा दिया गया था 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने 1971 वाले इलेक्शन लड़े थे। उस टाइम पे ग्रैंड अलायंस ने, यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक ग्रुप बना हुआ था जो कि सारे गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर बना लिया था, तो उन्होंने जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। तो यहाँ पे हम ग्रैंड अलायंस भी लिख सकते हैं आंसर में, और सिंडिकेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंडिकेट क्या है, कांग्रेस के अंदर ही इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जो नेता थे उनका जो ग्रुप था वो सिंडिकेट था। तो इंदिरा हटाओ का नारा दिया था सिंडिकेट ने, कब दिया था, 1971 के इलेक्शंस में दिया था। अब सिंडिकेट की बजाय आप ग्रैंड अलायंस भी बोल सकते हो, क्योंकि सिंडिकेट वाले नेताओं ने और दूसरी पार्टियों को मिलाकर अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस। तो ये नारा आप ग्रैंड अलायंस के नाम से भी लिख सकते हो और सिंडिकेट के नाम से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब है तीसरा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। इसी इलेक्शन में जिस टाइम पे इंदिरा हटाओ का नारा ग्रैंड अलायंस ने दिया, यानी उसके अपोजिशन ने दिया, उसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। अब है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो वही आ गया क्वेश्चन कि ग्रैंड अलायंस क्या है। अब देखो क्या है ग्रैंड अलायंस, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ग्रैंड अलायंस। 1971 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इंदिरा गांधी को हराने के लिए कांग्रेस के पुराने नेताओं ने, यानी कि सिंडिकेट ने, जितने भी गैर कांग्रेसी दल थे उनके साथ अपना एक ग्रुप बना लिया था। तो ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, महान, और अलायंस का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रैंड अलायंस का मतलब हुआ बड़ा ग्रुप। तो उन्होंने बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया था, जिसे कि महागठबंधन भी कहते हैं, महागठजोड़ भी कह सकते हो आप, या ग्रैंड अलायंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ लेंगे ग्रैंड अलायंस क्या है, तो आपको यही बताना है। देखो पहला पॉइंट इसमें, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और कांग्रेसी दलों ने किया था, ठीक है भाई। इसमें हमें ठीक बताना है, गलत नहीं बताना, इसमें ठीक बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो तो इंदिरा गांधी के साथ थी, उनके सपोर्ट में थी, पर कम्युनिस्ट के अलावा और भी जितनी भी पार्टियां थी ना वो सारी की सारी ग्रैंड अलायंस में मिल गई थी। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट ने, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा, यानी कि साम्यवादी पार्टियों के अलावा जो पार्टियां थी उन्होंने किया, बात बिल्कुल ठीक है। और गैर कांग्रेसी दलों ने किया, और जो कांग्रेसी दल नहीं थे उन्होंने किया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन लोगों ने अपना ग्रुप तो बना लिया था पर इनके पास कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यानी इनकी जो थिंकिंग थी, इनकी विचारधारा थी वो एक नहीं थी। इन्होंने तो बस इंदिरा गांधी को हराने के लिए अपना ग्रुप बनाया था, कोई इनकी वो थोड़ी थी, एक विचारधारा के लोग थोड़ी थे ये। तो यही कह रहे हैं कि इनके पास एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारात्मक कार्यक्रम था जी, नहीं था, इन्होंने तो बस
ऐसे ही अपना ग्रुप बना लिया था सिर्फ इंदिरा गांधी को हराने के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा टिक भी नहीं पाए थे, हार गए थे सिलेक्शन में ये। तो दूसरा ऑप्शन इसीलिए गलत है, इनके पास कोई राजनीतिक विचारधात्मक कार्यक्रम नहीं था। तीसरा पॉइंट, इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया। देखो आपको ये पॉइंट सही लग सकता है, पर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, जो कम्युनिस्ट ग्रुप थे वो सारे इंदिरा गांधी के साथ मिल गए थे, वो ग्रैंड अलायंस में नहीं गए थे। ठीक है, तो इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी नहीं बोलेंगे हम, सभी नहीं गए थे, कम्युनिस्ट वाले नहीं गए थे, क्योंकि कम्युनिस्ट वाले इंदिरा गांधी के साथ ही रहे थे। तो इसका गठन सभी लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। अगर ये लिखा होता इसका गठन गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया तो ये पॉइंट ठीक होता। सभी होने की वजह से ये गलत है, क्योंकि सभी नहीं गए थे, कम्युनिस्ट वालों ने इंदिरा गांधी को ही ज्वाइन किया था। तो अब समझ गए आप सारी चीज़ें, तो इसीलिए इसका सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए। यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार करें और उसके सामने उसके फायदे और नुकसान लिखें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको थ्योरी टाइप लिखने हो, ज़्यादा रट के लिखने हो, ये आपको समझ के लिखने हैं क्वेश्चन। तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ रखा तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। इसमें ये बताना है कि अगर एक पार्टी है, मान लो जैसे कांग्रेस पार्टी थी, उसमें क्या हो गया था, आपस में दो ग्रुप बन गए, यानी कि अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठे हो गए थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो गई थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर लड़ाई हो जाए, आपसी विवाद हो जाए, अंदरूनी मतभेद हो जाए, तो क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से निपटना चाहिए। इसमें ये बताया कि हम 4 लाइन लिख रहे हैं, इसके आपको फायदे भी बताने हैं और नुकसान भी बताने हैं। तो पहला इन्होंने लिखा है, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर आप अपने लीडर की बात मानोगे तो क्या है, पार्टी में क्या होगी, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष के बताए मार्ग पर चलने से पार्टी में एकता आएगी और अनुशासन बनेगा, यानी कि यूनिटी आएगी और डिसिप्लिन बनेगा, सभी उसकी बात मानेंगे, फिर आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ये तो होगा इसका फायदा। क्वेश्चन में बोल रखी थी कि नुकसान भी बताना है, तो आगे लिखा हुआ है, परंतु इससे एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित होने का खतरा बना रहता है। यानी कि अगर आपका लीडर ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाएगा, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, एक पार्टी पे एक ही आदमी के तानाशाह बनने की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि अभी नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है वो तानाशाह के रूप में काम कर रहा है, उसकी वहाँ की जो पार्टी है उसी की चलती है वहाँ पे। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, अगर एक आदमी का ही प्रभुत्व होगा, एक आदमी की डोमिनेंसी होगी, तो वो तानाशाह के रूप में बन सकता है। तो ये है इसका नुकसान। दूसरा पॉइंट, मतभेदों को दूर करने के लिए बहुमत की राय जानने से यह लाभ होगा कि इससे अधिकांश सदस्यों की राय का पता चलेगा। यानी दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि कोई भी फैसला लेना हो तो लड़ाई से बचने के लिए बहुमत से फैसला लेना चाहिए। बहु मतलब बहुत सारे, मत मतलब वोट होता है, तो यानी बहुत सारे लोगों से पूछना चाहिए। अधिकतर पार्टी के मेंबर से बात करो, बहुमत से फैसला लो, और तो आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो ये इसका फायदा है कि बहुमत से फैसला लेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों की राय पता चल सके। अब इसका नुकसान पूछेंगे, अब नुकसान क्या बताएंगे इसमें, कि अगर बहुमत से फैसला लेंगे तो जो बाकी लोग बचे, यानी कि जो अल्पसंख्यक बचे जिनका बहुमत नहीं था, उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो बातें हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो ये इसका नुकसान लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा, अल्पसंख्यकों की उचित बात की अवहेलना की संभावना बनी रहेगी। अवहेलना मतलब नहीं मानी जाएगी, तो अल्पसंख्यकों का नुकसान हो जाएगा इसमें अगर बहुमत की बात मानेंगे तो। ठीक है, ये तो होगा इतना तो ठीक है, पर बताने हमें नुकसान, इसलिए हम ये बात लिखेंगे इसमें कि अगर बहुसंख्यकों की बात मानेंगे तो अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा। तो दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट, पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाने से प्रत्येक सदस्य अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सकेगा। अब देखो, एक इलेक्शन का टाइप होता है गुप्त मतदान, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक पार्टी है, उसके अंदर ही क्या होता है ये पता नहीं चलता कि किसने वोट डाली, नाम लिखा नहीं होता, सिर्फ मेंबर लिखे होते हैं। जैसे कि 100 आदमी थे, मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये 100 आदमी थे, 100 में से क्या किया, 100 के नाम की पर्ची बनाई गई और सबको पर्ची दे दी गई और एक बॉक्स में उन पर्ची को डलवा दिया गया। हाँ या ना लिख के उन्होंने पर्ची डाली वो, तो फिर उन पर्चियों को इकट्ठी करेंगे 100 पर्चियों को, तो फिर जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी, हाँ की वोट होगी तो हाँ हो जाएगी उस चीज़ पे, और ना की वोटिंग होगी तो ना हो जाएगी उस चीज़ पे।
तो ये होता है गुप्त मतदान। इसमें ये पता नहीं चलता कि हाँ किसने लिखा है ना किसने लिखा है, बस काउंटिंग होती है कि भाई 50 आदमियों ने हाँ लिखा है और 50 ने ना लिखा है। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, 70 ने हाँ कही है, 30 ने ना कही है। तो इसमें क्या होगा, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ये पता नहीं चलेगा भाई कि इसने, भाई मान लो एग्जाम्पल कि नाम अपना ही ले लेता हूँ मैं, रोहित है, रोहित ने हाँ कर दी, फिर मेरा दोस्त लड़े मेरे से कि तूने हाँ क्यों करी, मैं तो मना कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं लोग, क्योंकि गुप्त मतदान होते हैं, सीक्रेटली वोटिंग होती है, पता ही नहीं चलता रोहित ने वोट डाली है, मोहित ने डाली है या आपने डाली है। ठीक है, किसी का पता नहीं चलता, बस वोट गिनी जाती हैं। तो गुप्त मतदान भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि आपसी लड़ाई झगड़े से बचकर क्या हो सकती है, एक पार्टी में मामलों को सुलझाया जा सकता है। अब इसका नुकसान बताना है, इसमें आगे लिखा हुआ है, परंतु गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है, यानी एक आदमी दो दो वोटिंग वगैरह भी कर सकता है, गलत तरीके से वोट भी डाली जा सकती है। तो ये इसका नुकसान है। उसके बाद है अगला पॉइंट, पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए वरिष्ठ यानी कि बड़े और अनुभवी नेताओं की सलाह का विशेष लाभ होगा। यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा अनुभव है। उनकी बातों से जरूर पार्टी में क्या हो जाएगा, सुलह हो सकती है। आगे है अब, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के पास अनुभव होता है तथा सभी सदस्य उनका आदर करते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हो जाए तो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तो पार्टी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो पुराने लीडर हैं उनकी बात को मानना चाहिए ताकि लड़ाई झगड़ों से बचा जा सके। परंतु अब नुकसान बताना है हमें, परंतु वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति नए विचारों एवं मूल्यों को अपनाने से कतराते हैं। तो नुकसान इसका ये है कि जो पुराने आदमी होते हैं, बेशक उनके पास अनुभव है, पर क्या होता है, जो नई बातें हैं, वो मॉडर्नाइजेशन वाली जो बातें हैं वो उनको नहीं मानना चाहते बहुत बार। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है कि जो पुराने आदमी हैं वो नए विचारों और मूल्यों को अपनाने से मना करते हैं या उससे कतराते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनके हमें फ़ायदे भी बताने थे और नुकसान भी बताने थे। तो इन सभी बातों को अपनाकर हम एक पार्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, अंदरूनी मतभेदों को सुलझा सकते हैं, यानी कि आपसी लड़ाई झगड़ों को सुलझा सकते हैं। अब है 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो 1967 में जो कांग्रेस की हार हुई थी उसमें जो है क्या क्या रीज़न है ये पूछा गया है। पहला है कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेताओं का अभाव। जी बिल्कुल ठीक बात है ये। इस समय पे क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो बिल्कुल नए लीडर को उतारा गया था, वो थी इंदिरा गांधी। पुराने जो नेता थे यानी जो करिश्माई नेता थे उनका अभाव था पार्टी में। पहला पॉइंट तो ही है। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट, यानी कि कांग्रेस में आपस में क्या हो रही थी, उसके अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी इंदिरा गांधी की और पुराने नेताओं की, जो कि हम देखेंगे आगे चलकर कांग्रेस के दो हिस्से भी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी के सपोर्टर अलग हो जाएंगे, पुराने नेताओं के सपोर्टर्स अलग हो जाएंगे, जो कि सिंडिकेट के नाम से जाने जाएंगे। तो ये भी दिक्कत थी इसमें। तीसरा है क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना, यानी कि इस टाइम पे कांग्रेस ने क्या करना शुरू कर दिया था, जाति के नाम पर, क्षेत्र मतलब एरिया के नाम पर, और सांप्रदायिक समूह यानी कि धर्म वगैरह से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया था और इनके लोगों को पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक हार का कारण बना। 3 कारण हुए अब तक। पहला क्या है, मेन नेता नहीं थे। दूसरा है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो गई थी, टूट हो गई थी, यानी उनकी लड़ाइयाँ हो गई थी आपस में ही। तीसरा है क्षेत्र से जुड़ी हुई राजनीति करने लगे थे, जाति से जुड़ी हुई और धर्म से जुड़ी हुई। सांप्रदायिक समूह का मतलब है धर्म से जुड़े हुए समूह। उसके बाद है गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता। और दूसरी चीज क्या हुई, कांग्रेस के जो अपोजिशन में ग्रुप थे वो सारे एक हो लिए थे, वो एक साथ मिल गए थे। इसीलिए 1967 में कुछ जगह पे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हारने पड़े थे। सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी पर कुछ स्टेट में नहीं बनी थी। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि क्या क्या दिक्कत है। अब है आखिरी पॉइंट, कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। ये तो वही है पॉइंट कि कांग्रेस जो है उसके 2 हिस्से हो गए थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1969 में हुआ है। तो यहाँ पे हम इसीलिए विभाजन नहीं लिख रहे हैं पॉइंट, हम सिर्फ लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, यानी कि उनके बीच में लड़ाइयाँ, ये लड़ाई बढ़ती चली जाएंगी और 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट जाएगी। पर यहाँ पे 67 तक पूछा है, इसलिए हमने ये पॉइंट नहीं बनाया कि कांग्रेस पार्टी का टूट जाना। हम सिर्फ पॉइंट बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद होना, यानी उनकी आपस में लड़ाइयाँ होना। अब देख लो, यही था इसका आंसर। अब है गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता तथा
कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के मुख्य कारण है। गैर कांग्रेसी दलों ने जो एकजुटता बना ली, यानी यूनाइट हो गए जो वो लोग, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर मतभेद हो गए, यानी वो आपस में लड़ने लगे। यही कांग्रेस की हार के कुछ कारण बने। 1967 के चुनाव में अधिकांश विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए थे। यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई तो वो आपस में इसी बात पर लड़ रहे थे कि किसको पीएम बनाया जाए, किसी पुराने नेता को बनाया जाए या इंदिरा गांधी को बनाया जाए। तो यही दिक्कत चल रही थी उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अंदर। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर किया है। अगली जो वीडियो आएगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा और भी जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर वो वीडियो होगी, और उसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। वहाँ से आपसे पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी के होते हैं हमेशा ही, पर इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। जैसे कि ये 5th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। पूछ सकते हैं, ये मत सोचना सर ने बोला था इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ने आपको सारे क्वेश्चन हैं जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। पर कुछ जो है एक प्रायोरिटी की बात है कि अधिकतर किन क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 5th वाले क्वेश्चन को थोड़ा कम पूछा जाता है। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए स्पेशल वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपसे हर बार पूछे जाते हैं लगभग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इसके बाद आएगी। ये थे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इनमें से भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और भी जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो गाइड उठाने की ज़रूरत है, ना ही आपको एनसीईआरटी की बुक उठाने की ज़रूरत है। इतने अच्छे से हम चैप्टर पढ़ेंगे वो, उसमें मैं आपको कार्टून भी कवर करा दूंगा, मैप जो होते हैं सारा मैप वर्क कवर करा दूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है। मेरा टारगेट है अब की बार कि आपको मुझे पूरे के पूरे नंबर दिलाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ कवर कराऊंगा बिल्कुल। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे अच्छे से देखें। आप जैसे ही चैनल खोलोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे हिस्ट्री अलग से मिलेगी, पॉलिटिकल अलग से मिलेगी, ज्योग्राफी अलग से मिलेगी। तो आप लाइन से देखनी शुरू करें तो आपका सारा सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएगा और एक भी चीज़ आपकी सिलेबस से नहीं छूटेगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करो और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर भी करो। थैंक यू।